प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर आज वॉशिंगटन पहुंचे। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही जो बाइडेन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कोविड से मृत हुए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देगी केंद्र सरकार। राज्य आपदा राहत निधि से होगा भुगतान। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 14 जिलों में होगी कोदो कुटकी खरीदने की व्यवस्था। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के साथ हॉस्टल भी खोले जाएंगे। और राष्ट्रीय पोषण माह के तहत दुर्ग जिले के चिंगरी गांव में महिला जागृति शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर आज सुबह वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। भारी वर्षा के बावजूद भारतीय समुदाय के सैकड़ों सदस्य प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान उतरा, उत्साह सहित भारतवंशियों के हर्षोल्लास से पूरा माहौल गूंज उठा। श्री मोदी ने आत्मीय स्वागत के लिए भारतीय समुदाय का आभार व्यक्त किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतवंशी हमारी शक्ति हैं और यह सराहनीय है कि किस तरह भारतीय समुदाय ने पूरे विश्व में विशिष्ट पहचान बनाई है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही वे व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत में दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। श्री मोदी आज अमेरिकी कंपनियों के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल अमेरिका रवाना होने से पहले कहा कि उनकी यात्रा व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का अवसर बनेगी और साथ ही भारत के रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और मजबूत होंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा संपूर्ण मानव जगत को एक परिवार माना है। उन्होंने कहा कि देश के फार्मास्यूटिकल उद्योग ने कम लागत की दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और पीपीई किट तैयार किए हैं और अनेक विकासशील देशों को सुलभ विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना रोधी नए टीके विकसित किए जा रहे हैं, तब तक भारत सरकार मौजूदा टीकों का उत्पादन भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ने से सरकार अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति कर सकेगी। India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries. As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. वैश्विक कोविड सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में भारत ने वैक्सीन उत्पादन को 95 अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के साथ साझा किया और पूरा विश्व भी एक परिवार की तरह महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत के साथ खड़ा रहा। इस एकजुटता और सहयोग के लिए उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस समय विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है और अभी हाल में एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई है। Level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled through the use of our innovative digital platform called CoWIN.
प्रधानमंत्री ने महामारी के आर्थिक असर से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट की परस्पर पुष्टि के बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं आसान बनाई जानी चाहिए। और प्रदेश की खबरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लोगों ने जो सहयोग और एकजुटता दिखाई है, उसी के कारण आज छत्तीसगढ़ कोरोना से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में समाज के सभी वर्ग के लोगों ने, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हों या औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र से, चाहे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस या मीडिया कर्मी सहित आम जनों ने, सभी ने अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। राज्य सरकार के आह्वान पर लोगों की मदद के लिए समाज के सभी वर्गों के लोग सामने आए और अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा में जुट गए। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ वासियों को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया। समारोह में नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में जब लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया था, तब राज्य सरकार के आह्वान पर समाज के सभी वर्गों के लोग सहयोग के लिए आगे आए। इस संकट काल में लोगों का सहयोग सराहनीय रहा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ राज्य शासन द्वारा किए गए प्रयासों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा किए गए सहयोग को भी रेखांकित किया। कोविड से मरने वालों के परिजनों को केंद्र सरकार 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य आपदा राहत कोष से यह अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि कोरोना महामारी से भविष्य में मरने वालों को भी अगली अधिसूचना तक यही अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों या उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में शामिल थे। संबंधित परिवारों को कोविड मृत्यु से संबंधित निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दावे प्रस्तुत करने होंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि दावा, सत्यापन, स्वीकृति और मुआवजा देने की प्रक्रिया सरल हो। उल्लेखनीय है कि देश में अब तक कोविड से 4,46,000 से अधिक मौतें हो चुकी है। सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोविड से मरने वालों की संख्या 13,563 तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी दावों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि आधार नंबर से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के जरिए वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के 14 जिले जहां कोदो कुटकी का उत्पादन होता है, वहां राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की खरीदी की व्यवस्था की जाएगी और इन जिलों के गौठानों में कोदो के प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और प्रसंस्कृत कोदो की मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले जिलों में बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले और राजनांदगांव और कवर्धा जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री अपने निवास में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर जिले से आए हलबा और भतरा सहित विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे यह आग्रह भी किया कि वे अपनी सामाजिक बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में चर्चा करें। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की मांग पर बस्तर संभाग में जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ हुए हैं, वहां हॉस्टल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे इन स्कूलों में दूर गांव से आने वाले बच्चों को आवासीय सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आए, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बेहतर से बेहतर अवसर मिले। राज्य सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया है। इनकी बिक्री की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा ही की जा रही है। आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक चंदन कश्यप और संतराम नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले के ग्राम चिंगरी में भी इसके तहत महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला और बालिकाएं शामिल हुई। विभागीय अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने इस दौरान महिलाओं को किशोरावस्था तथा गर्भावस्था के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां,
उचित खान पान और छोटे बच्चों के लालन पालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान गर्भवती माताओं के लिए गोद भराई का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें पोषण किट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पौष्टिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए थे। महिला और बाल विकास विभाग दुर्ग के परियोजना अधिकारी अजय साहू ने क्षेत्र में चलाए जा रहे सुपोषण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि विगत 2 वर्षों में कुपोषण की दर में करीब 7% तक की कमी आई है। भी राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, तो इसी को लेकर हर जगह जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि एक तो हमारे आसपास की महिलाओं में खून की कमी है, बच्चा कुपोषित है, तो उनको खान पान में कैसा विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में हम लोग जो है जागरूकता अभियान पूरे सेक्टर में चलाकर ये कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले लगभग 15% कुपोषण था, आज हम लोग जो है 9% पे आए हैं, तो लगभग 6% कुपोषण की दर जो है वो कम हुई है। साथ ही एनीमिया में भी हम लोग को जो है कमी देखने को मिली है। वहीं शिविर में शामिल महिलाओं ने बताया कि यहां आने से उन्हें पोषण से संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि वे आंगनवाड़ी केंद्र से मिले निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन करती हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ है। मेरा नाम ज्योति सिन्हा है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिला। सबसे पहले महिलाओं के बारे में अधिक जानकारी यहाँ मिला है, उसके खान पान पोषण आहार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त हुआ है। जब भी हम लोग आंगनबाड़ी यहाँ हैं वहाँ भी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिला है और हर चीज़ यहाँ तक कि पैकेट वगैरह जो भी हो पूरा पोषण आहार का पूरा दिया जाता है, गोद भराई वगैरह सब किया जाता है। मेरा नाम सरगत चक्रधारी है, मैं चिंगरी से हूँ और यहाँ का मेरे को अच्छा लग रहा है। यहाँ खाने पीने से लेकर के बच्चों के रहन सहन और गर्भवती महिलाओं को कैसे खान पीन रखना चाहिए, ये सारी जानकारी मिली। कार्यक्रम के दौरान शिविर में शामिल महिलाओं के लिए पोषण से संबंधित प्रश्नोत्तरी के अलावा दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राव तुलाराम के बारे में। (1857) के भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के इस महान सेनानी की आज पुण्यतिथि है। हरियाणा में नायक के रूप में सम्माननीय तुलाराम ने राज्य में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा उपनगर में पूरन सिंह और ज्ञान कौर के घर हुआ था। उन्होंने 1839 से लेकर 1857 तक 18 वर्षों तक रेवाड़ी पर शासन किया। 1857 में मेरठ और अन्य स्थानों पर विद्रोह के बाद राव तुलाराम भी विद्रोहियों में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में विद्रोहियों की सैनिकों और संसाधनों से भरपूर मदद की। वो विद्रोह के दौरान दक्षिण पश्चिम हरियाणा से अंग्रेजों को बाहर निकालने में भी अस्थायी रूप से सफल हुए। रेवाड़ी में राव और उनके सहयोगियों पर हमला करने के लिए दिल्ली में एक दल का नेतृत्व किया। शॉवर्स ने तुलाराम को दूत के जरिए संदेश भेजा कि यदि वो अपनी बंदूकों और हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके साथ नरमी बरती जाएगी, लेकिन तुलाराम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ब्रिटिश अधिकारी ने 10 नवंबर 1857 को कर्नल गेरार्ड के अधीन एक मजबूत सैन्य टुकड़ी भेजी, जिसने रामपुरा किले पर कब्जा कर लिया। 16 नवंबर को कर्नल गेरार्ड नारनौल गए, जहां राव तुलाराम के चचेरे भाई राव किशन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुलाराम की सेना ने अंग्रेजों का बहादुरी से सामना किया और अंग्रेजों को तितर बितर कर दिया। राव ने तुलाराम की संपत्ति को जब्त कर लिया। 23 सितंबर 1863 को पूरे शरीर में संक्रमण फैलने के कारण 38 वर्ष की आयु में अफगानिस्तान के काबुल में राव तुलाराम की मृत्यु हो गई। राव तुलाराम ने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन बनाने का प्रयास किया।
राव तुलाराम की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रेवाड़ी के रामपुरा में हर साल सितंबर में 2 दिन का शहीदी मेला लगता है। राव तुलाराम के सम्मान में भारत सरकार ने 23 सितंबर 2001 को डाक टिकट भी जारी किया। राव तुलाराम जैसे शहीदों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान का भारत सदैव ऋणी रहेगा। और आज़ादी के दीवानों की अपनी ही कहानी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।